ओके, तो हम बात कर रहे थे पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज़ की। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज़ में हमने देखे दो फॉर्म्स, एक देखा हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा हमने देखा को डोमिनेंस। ऐसा ही एक और पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी जो है दैट इज़ मल्टीपल एलिलिज्म। मेंडल ने बताया था कि किसी भी एक कैरेक्टर के लिए एक जीन के दो एलेल्स हो सकते हैं। देयर आर टू एलेल्स पॉसिबल, एलेल 1, एलेल 2, इस तरीके से दो एलेल्स हो सकते हैं किसी भी एक जीन के, और ये दोनों कैसे रहेंगे? अपोजिट, दैट इज कंट्रास्टिंग हो सकते हैं। ये था मेंडल का प्रपोजिशन। अब मल्टीपल एलिलिज्म में क्या हुआ, जब काफ़ी सारी रिसर्च एंड स्टडी की गई तो ऐसा पता चला कि कुछ जीन्स दे ऑकर इन मोर देन टू फॉर्म्स, दे ऑकर इन मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ there are multiple forms of a Mendelian factors or gene which occur on the same gene locus distributed in different organisms in the gene pool। अब ये जो जीन पूल है इसमें ये लोग सेम लोकस पे, मतलब सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के, सेम पोजीशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस मतलब सिमिलर, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स जो है उनके सेम पोजीशन पे, लोकस मीन्स पोजीशन पे ये प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल एलेल्स। देयर कैन बी मोर देन टू फॉर्म्स, मल्टीपल एलेल्स प्लस मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में जब एक ही जीन के एलेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहा जाता है मल्टीपल एलेलिज्म। जीन्स एलेल 1, एलेल 2, एलेल 3, इट कैन बी मैनी प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म्स, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सब सेम पोजीशन पे ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगेन इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बींग्स। हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स में एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल और किसके लिए देखा था? कोडोमिनेंस में। कोडोमिनेंस में क्या था कि ये जो आई जीन है इसके जो 3 एलेल्स है, इसमें से IA, IB और स्मॉल आई, दस IA, मिनट थोड़ा सा गलत दिख रहा है, ओके, दैट इज IA, IB एंड स्मॉल आई, ये इस आई जीन के 3 एलेल्स है। तो कोडोमिनेंस में हमने क्या देखा था कि ये IA और IB ये दोनों कैसे कोडोमिनेंट है, ये दोनों भी अपना प्रेजेंस शो करते हैं ऑर्गेनिज्म में। लेकिन अब जब हम मल्टीपल एलेल्स की बात कर रहे हैं तो ये आई जीन के लिए ये तीनों क्या है? मल्टीपल एलेल्स, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये, ओके। सेम फंक्शन कौन सा? ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन का। ब्लड ग्रुप का जो जीन है दैट इज आई जीन, और इसके कितने एलेल्स है? 3 एलेल्स, दैट इज IA, IB एंड स्मॉल आई, मतलब एक जीन के मल्टीपल फॉर्म्स है ये, ओके, जो प्रेजेंट रहेंगे सेम जीन लोकस पे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिज्म में के जीन पूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रेजेंट रहेंगे। अब इन एबीओ ब्लड grouping you can see that there are more than 2, that is 3 alleles governing the same character। ये ब्लड ग्रुप का कैरेक्टर I गवर्न करने वाले 3 alleles that is IA, IB और small I। Since an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only in population studies are made। जब पॉपुलेशन स्टडी की जाती है तभी मल्टीपल एलेल्स का पता चलता है। क्यों? बिकॉज ह्यूमंस कैसे है? डाइप्लॉइड है। डाइप्लॉइड है मतलब किसी भी एक जीन के कितने मैक्सिमम एलेल्स प्रेजेंट रह सकते हैं? उनमें 2 एलेल्स 2 के पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए मैक्सिमम 2 ही एलेल किसी भी एक जीन के हमारे बॉडी में प्रेजेंट रह सकते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, किसी में IA, IB प्रेजेंट रहेगा, किसी में IA, IA प्रेजेंट रहेगा, किसी में IA, I प्रेजेंट रहेगा। इसके फॉर्म्स कौन से थे? ये कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट रह सकते हैं? जो हमने कोडोमिनेंस के टाइम पे ये टेबल देखा था उसी में हम देख सकते हैं। लाइक IA अगर प्रेजेंट है किसी में तो ये, अगर IA, IB प्रेजेंट है तो द ब्लड ग्रुप विल बी AB। अगर IA, I प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप विल बी A। IA, IB प्रेजेंट है तो अगेन ब्लड ग्रुप विल बी AB।
आई बी है तो ब्लड ग्रुप विल बी बी, आई बी है तो ब्लड ग्रुप विल बी बी, स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप विल बी ओ। लेकिन किसी एक ही इसमें हमको तीनों दिखता है क्या? नहीं। ये हमको कब पता चलता है? जब हम डिफरेंट ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप को स्टडी करते हैं, तब हमको पता चलता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट रह सकते हैं, और उनको कंट्रोल करने वाले जो है वो 3 डिफरेंट टाइप के जीन हैं। किसी भी एक ह्यूमन बीइंग में ये तीनों नहीं रहेंगे, कोई भी 2 ही रह सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलेलिज्म। अब एक एग्जाम्पल और दिया गया है, दैट इज ऑफ स्टार्च ग्रेन। अब स्टार्च ग्रेन को डिटरमाइन करने वाला जो जीन है दैट इज बी, कैपिटल बी एक एंड स्मॉल बी। A single gene product में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। कोई भी जो एक जीन है वो मल्टीपल इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम वो कैसा। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन हैविंग 2 एलेल्स। स्टार्च सिंथेसिस के लिए कौन सा जीन है? बी। इसके 2 एलेल्स कौन से हैं? इट इज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये 2 एलेल्स प्रेजेंट है स्टार्च सिंथेसिस के जीन के लिए। ओके, स्टार्च सिंथेसिस का जीन है बी, उसके 2 एलेल्स है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कैपिटल बी ये प्रेजेंट है तो स्टार्च कैसे सिंथेसाइज होता है? इफेक्टिव सिंथेसिस होता है। इफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ स्टार्च की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? लार्ज स्टार्च ग्रेन। वही अगर स्मॉल बी प्रेजेंट है तो ये तो स्टार्च का सिंथेसिस कैसा हो जाता है? लेस इफेक्टिव। और लेस इफेक्टिव होने की वजह से जो स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है? स्मॉल। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो ये बी जीन है ये और क्या डिटरमाइन कर रहा है स्टार्च सिंथेसिस के साथ? ये उस ग्रेन का, स्टार्च ग्रेन का शेप भी डिटरमाइन कर रहा है। अगर बी प्रेजेंट है तो इट विल गिव राउंड सीड। अगर स्मॉल बी प्रेजेंट है तो इट विल गिव व्रिंकल्ड सीड। वही अगर कैपिटल बी स्मॉल बी प्रेजेंट है, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर प्रेजेंट है, तो स्टिल इट विल गिव राउंड सीड। वही जो इफिशिएंसी ऑफ स्टार्च सिंथेसिस है, स्टार्च सिंथेसिस में अगर कैपिटल बी स्मॉल बी प्रेजेंट है तो स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा आ रहा है? इंटरमीडिएट साइज। ना वो लार्ज है ना वो स्मॉल है, वो इन दोनों के बीच में है, मतलब इंटरमीडिएट साइज बताता है। दैट मीन्स जो एक बी जीन है वो 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, सिंथेसिस एंड शेप। सिंथेसिस के लिए ये कैसा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है सिंथेसिस के लिए। वही शेप के लिए ये कैसा शो कर रहा है? डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। मतलब 1 gene having two different alleles, it can produce more than 1 effect। ये एक से ज़्यादा इफेक्ट शो कर सकता है। यहाँ पे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप दोनों, ये दोनों भी इफेक्ट यहाँ पे ये बी जीन शो करता है। ओके, so if starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance। अगर हम starch grain synthesis की बात कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे देखा, तो ये कैसा शो कर रहा है? incomplete dominance। therefore dominance is not an autonomous feature of a gene। मतलब dominance कोई अगर एक जीन किसी एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है तो ज़रूरी है कि वो हर बार डोमिनेंस ही शो करेगा? वो ऑटोनॉमस फीचर है क्या? उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है इस तरीके का? नहीं, उसमें चेंज आ रहा है। जब वो स्टार्च सिंथेसिस की बात है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, और जब शेप की बात है तो वो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। इसलिए डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। ये हमको पता चलता है इस स्टार्च ग्रेन के एग्जाम्पल से। Let's start with our new topic, inheritance of 2 genes। क्यों inheritance of 2 genes बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पर क्या किया था मंडल ने? He made simultaneous studies of inheritance of
2 पेयर्स ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स या जीन्स जिसे हम बोलते हैं। दो पेयर्स जो पहले वो सेपरेटली स्टडी करते थे, अब उनकी कैसे स्टडी की उन्होंने? साइमल्टेनियस स्टडी की। जैसे पहले हाइट अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो वो सिर्फ हाइट का स्टडी करते थे, अगर सीड कलर का स्टडी कर रहा है तो सिर्फ सीड कलर का, सीड शेप का अगर स्टडी है तो सिर्फ सीड शेप का स्टडी। अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ये जो सीड कलर और सीड शेप है इनका साथ में स्टडी किया। अब अगेन स्टडी करने के लिए जैसे उन्होंने पहले किया था, डोमिनेंट एलील को कैपिटल लेटर से और रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करता है, तो उसी तरीके से सीड कलर के लिए सीड कलर के कलर अगेन 2 एलील्स में प्रेजेंट था। अगर हम सेपरेटली देखते तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर डिनोट करता है राउंड एंड स्मॉल आर डिनोट करता है व्रिंकल्ड सीड शेप। सिमिलरली कैपिटल वाई डिनोट करता है येलो सीड कलर और स्मॉल वाई डिनोट करता है ग्रीन सीड कलर। तो अब ये सेपरेटली स्टडी करते थे, इनको जब साथ में स्टडी किया तो अभी पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या हो गया? डोमिनेंट पेरेंट का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हियर जीनोटाइपिक सिंबल्स उन्होंने कौन सा यूज़ किया? कैपिटल वाई फॉर डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड स्मॉल वाई फॉर recessive green seed color, then capital R for round shape seeds and small r for wrinkled seed shape। इससे इनको जो पेरेंटल डोमिनेंट कॉम्बिनेशन मिला दैट वाज कैपिटल आर कैपिटल वाई देन स्मॉल वाई। अब इस क्रॉस से जो फर्स्ट जनरेशन का हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा वो कैसा है? डाई हाइब्रिड। इसलिए इस क्रॉस को और क्या बोला जाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्यों डाई हाइब्रिड है? क्योंकि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हमने देखा था तो उसमें कैसा था? वो सिंगल कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड था, तो इसलिए उसको क्या बोलते थे? मोनो हाइब्रिड। अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हम डिफरेंट वाले स्टडी कर रहे हैं, 2 प्योर पेरेंट्स के बीच में, 2 प्योर पेरेंट्स जो है उनमें 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज सीड शेप और सीड कलर। अगेन सीड शेप सीड कलर, तो इसका जो प्रोजेनी भी प्रोड्यूस होता है F1 हाइब्रिड वो भी कैसा होता है? डाई हाइब्रिड। दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए वो हाइब्रिड होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक और नई चीज़ इनको पता चली। अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे क्रॉसेस, उसमें क्या होता था? या तो जो प्रोजेनी है वो डोमिनेंट पेरेंट जैसा होता था या रेसेसिव पेरेंट जैसा होता था। तो हमें जो भी कॉम्बिनेशंस मिलते थे सारे कैसे मिलते थे? सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। ओके, अब इसमें क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिले। न्यू कॉम्बिनेशन मतलब कैसे? पेरेंट में कौन सा कॉम्बिनेशन था? राउंड विथ येलो एंड व्रिंकल्ड विथ ग्रीन। ओके, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था? राउंड येलो एंड रेसेसिव वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था? व्रिंकल्ड ग्रीन। तो अब न्यू कॉम्बिनेशन क्या मिला? राउंड एंड ग्रीन। ये रहा राउंड एंड ग्रीन, और दूसरा व्रिंकल्ड एंड येलो। तो ये जो पेरेंट में जो कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट नहीं थे, इस टाइप के 2 नए कॉम्बिनेशंस मेंडल को इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिले, और इसी की वजह से मेंडल ने एक नया लॉ बताया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रायड्स का, फॉर सीड शेप दैट इज राउंड व्रिंकल्ड एंड सीड कलर दैट इज येलो ग्रीन। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? हम लोग पहले देखेंगे कि ये इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हाट डज दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज, और फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन two pairs of traits are combined in a hybrid. ओके, जब दो पेयर्स एक हाइब्रिड में, ये पेरेंटल जनरेशन से इससे जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइब्रिड जनरेशन. तो ये जो हाइब्रिड जनरेशन बनता है इसके जब आगे गैमेट्स बनते हैं, जैसे पहले भी करते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में, पहले F1 हाइब्रिड बनता था एंड देन इस F1 हाइब्रिड के बीच में क्या कराया जाता था, सेल्फ पॉलिनेशन. तो इस तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन जब यहाँ पर कराया गया तो क्या हुआ, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. एक कैरेक्टर जिस तरीके से सेपरेट होता है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है दूसरे कैरेक्टर पर. जैसे अगर ये डिपेंडेंट होता तो ये राउंड येलो ये हमेशा साथ में ही रहते, हमें न्यू कॉम्बिनेशन राउंड और ग्रीन मिलता क्या, नहीं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिले. मतलब एक कैरेक्टर जैसे सीड कलर का डिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं होता सीड शेप पे. जो सीड कलर है वो सेपरेटली सेग्रीगेट होता है और जो सीड शेप है वो सेपरेटली सेग्रीगेट होता है. अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. ओके, यहाँ पर आपको एक क्रॉस दिख रहा है जैसे कि हमने पहले देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के टाइम पे, वैसे ही अभी यहाँ पे नया एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का देखना है हमें. अगेन पेरेंटल जनरेशन, दो प्योर पेरेंट्स जिनमें कोई क्रॉस कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है. कैसे है वो, प्योर है, लाइक कैपिटल आर एंड देन कैपिटल वाई. हियर wrinkled green, small r small y. अब ये जो पेरेंट्स है इनके क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे. तो जो फर्स्ट डोमिनेंट पेरेंट जो है, दिस इज अवर डोमिनेंट पेरेंट, दिस इज अवर रेसेसिव पेरेंट. ये कैसे पता चला, जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली इसको को स्टडी किया था, इनिशियली एक सिंगल कैरेक्टर को जब स्टडी किया था तभी उस स्टडी से ये पता चल गया था दैट राउंड सीड्स आर डोमिनेंट ओवर wrinkled सीड्स एंड येलो सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन सीड कलर. ओके, तो अब जब इसको साथ में स्टडी कर रहे हैं तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं, दिस कैपिटल R कैन गो विद दिस कैपिटल Y, अगेन दिस कैपिटल R कैन गो विद अनदर कैपिटल Y, दिस सेम कैपिटल R कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई. तो भले ही चार गैमेट्स बनेंगे लेकिन सब कैसे बन रहे हैं, सिमिलर. किस तरीके का गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई. ओके, भले ही चार अलग अलग गैमेट्स बनेंगे लेकिन वो चारों भी कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले. सिमिलरली जो रेसेसिव पेरेंट है उसमें भी चार बनेंगे लेकिन सब कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल, स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो ये हो गए पेरेंटल जनरेशन की गैमेट्स. अब इन गैमेट्स के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग होगा. देन जो F1 हाइब्रिड हमें मिलता है वो क्या मिल रहा है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. सो दिस इज अवर F1 हाइब्रिड. अब ये जो F1 हाइब्रिड है इसके बीच में क्या, इससे क्या किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन. इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो अगेन जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बनेंगे, गैमेट्स. अब इस F1 हाइब्रिड के कितने गैमेट्स बन सकते हैं, देखते हैं. कैपिटल R कैन गो विथ कैपिटल Y, ये हो गया एक गैमेट. दूसरा गैमेट कैपिटल R कैन गो विथ स्मॉल y. तीसरा स्मॉल r कैन गो विथ कैपिटल Y. चौथा स्मॉल r कैन गो विथ स्मॉल y. तो इस तरीके से चार गैमेट्स बनेंगे. अब ये चार गैमेट्स मेल एंड फीमेल के सेपरेट. ओके, अगेन मेल है या फीमेल गैमेट्स सिमिलर टाइप की बनेंगे. इस कैपिटल R कैपिटल Y
ये इसी क्रॉस को हम यहाँ पर वापस बना कर देख रहे हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई सेकेंड, कैपिटल आर स्मॉल वाई, नेक्स्ट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब हम देखते हैं हमें कितने टाइप के प्रोजेनीज मिलते हैं इस F1 हाइब्रिड के सेल्फ पॉलिनेशन से। तो फर्स्ट इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस इज कम्प्लीटली पैरेटल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर स्मॉल वाई, for next capital R small r capital Y small y, next one will be capital R small y small y, next will be capital R small r capital Y, capital R small r capital Y small y, next will be small r capital Y, next will be small r capital Y small y, next final one will be capital R small r capital Y small y, again capital R small y small y, small r capital Y small y, and small r small y small y। ओके, तो इस तरीके से हमें टोटल कितने प्रोजेनीज मिले? 16 प्रोजेनीज। अब इसमें अगेन अगर डोमिनेंट एंड रिसेसिव जब साथ में प्रेजेंट होते हैं तो कौन सा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट वाला ही। ये वाला कैसा रहेगा? राउंड एंड येलो। दिस वन विल बी राउंड एंड येलो, दिस वन विल बी राउंड एंड येलो। क्यों? बिकॉज एक कैपिटल आर प्रेजेंट है, दूसरा स्मॉल आर है, लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर में डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल आर। तो कैरेक्टर कौन सा आएगा? राउंड। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैरेक्टर कौन सा आएगा? येलो। अगेन सिमिलर। अब देखते हैं ये वाला कैरेक्टर, इसमें कैपिटल आर है और कौन सा है? स्मॉल वाई, मतलब राउंड एंड ग्रीन। ये कौन सा है? न्यू कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा था? राउंड एंड येलो। और रेसेसिव वाला कौन सा था? व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन हमें क्या मिल रहा है? राउंड एंड ग्रीन। तो दिस इज न्यू कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से एक और न्यू कॉम्बिनेशन हमें कौन सा मिला था? दिस वन, ये देख सकते हैं हम। स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट करता है? व्रिंकल्ड। और कैपिटल वाई येलो। तो व्रिंकल्ड एंड येलो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास पेरेंटल जनरेशन में था क्या? नहीं। तो दिस इज न्यू कॉम्बिनेशन। तो जो स्टेटमेंट हमने पहले देखा था कि हमें क्या मिल रहा है? न्यू कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं इसमें, दैट इज ट्रू। जब हमने इस क्रॉस को करके देखा तो ये वो जो स्टेटमेंट था वो वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं इसका फेनोटाइपिक रेशो। दिस इज फेनोटाइपिक रेशो। तो क्या दिया गया है फेनोटाइपिक रेशो? 9:3:3:1। अब हम इस फेनोटाइपिक रेशो को भी वेरीफाई करके देखेंगे कैसे आता है। तो जैसे कि इस डायहाइब्रिड क्रॉस में दिया गया है, राउंड येलो विच इज़ वन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज व्रिंकल्ड येलो जो कि न्यू कॉम्बिनेशन है, देन राउंड ग्रीन अगेन न्यू कॉम्बिनेशन एंड व्रिंकल्ड ग्रीन विच इज़ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये पी दैट इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन, एन जहाँ पर मैं लिख रही हूँ वो है न्यू कॉम्बिनेशन। ये हमें किस रेशो में मिला? 9:3:3:1 के रेशो में।
Such a ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studied. तो मेंडल ने ऐसा क्या ऐसे सिर्फ ये दो ही कैरेक्टर के लिए स्टडी किया क्या, सीड कलर और सीड शेप के लिए नहीं, उन्होंने ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की हर एक की स्टडी की। जैसे यहाँ पे सीड कलर और सीड शेप की देन फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट की भी की, देन इसी चीज़ को मिक्स मैच करके पॉड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, इस तरीके से हर डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो जो उनको पॉसिबल लग रहे थे वो सारे कॉम्बिनेशंस को उन्होंने स्टडी किया, और हर बार क्या रेशो मिला, यही 9:3:3:1 का। अब ये रेशो कैसे आता है तो इसको डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो अगर हम इस रेशो को सिंगल सिंगल स्टडी करते हैं, लाइक अगर हम इसको सिर्फ सीड कलर के लिए स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या रेशियो आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1, मतलब येलो इज टू ग्रीन। ओके, और सीड शेप को अगर हम सेपरेटली स्टडी करते तो हमें अगेन फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है उसका, 3:1, दैट इज राउंड इज टू व्रिंकल्ड। तो 3 राउंड इज टू 1 व्रिंकल्ड, और दूसरा मोनोहाइब्रिड रेशो क्या मिलता है हमको, 3 येलो इज टू 1 ग्रीन। इन दोनों को अब हमने क्या किया, साथ में स्टडी किया, तो इनके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 राउंड इंटू 3 येलो कितना मिला, 9 राउंड एंड येलो सीड्स। ओके, देन wrinkled with yellow, तो 1 into 3 is 3, so that is 3 wrinkled and yellow seeds. Then next again round and green, तो 3 into 1 is 3 round and green. Next is wrinkled with green, तो 1 into 1 is 1 wrinkled and green। मिल गया हमें रेशो 9:3:3:1 का। तो इस तरीके से ये रेशो होता है डेराइव। दैट मीन्स जो रिजल्ट्स इन्हें मिल रहे थे वो कैसे थे, कम्प्लीटली करेक्ट, क्योंकि ये जो रेशो है वो मैथमेटिकली भी डिराइव हो गया और हम लोगों ने इसका क्रॉस करके भी इस रेशो को डिराइव करके देखा है। इस चार्ट में, इस गिवन चार्ट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने राउंड येलो सीड्स है, कितने राउंड एंड कितने राउंड एंड ग्रीन सीड्स है, कितने व्रिंकल्ड येलो सीड्स एंड कितने व्रिंकल्ड ग्रीन सीड्स है, तो ये जो 16 है ये आपको इसी तरीके से 9:3:3:1 के रेशो में मिलता है। ओके, अब दोनों भी तरीके से इसको डिराइव करके देख सकते हैं। तो इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर मेंडल ने क्या बताया, Mendel proposed a second set of generalization that we now call as Mendel's law of independent assortment, जो कि independent assortment का statement हम पहले देख चुके हैं। क्या बताता है independent assortment? States that when two pairs of triads are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। अब हम इस चीज़ को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। हाइब्रिड क्या मिल रहा था हमें, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, सिर्फ राउंड येलो के साथ ही जा सकता था और व्रिंकल्ड ग्रीन के साथ ही, लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं, दोनों भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट हुए। जो सीड कलर सीड शेप पे डिपेंड नहीं किया और सीड शेप सीड कलर पे डिपेंड नहीं किया, इसीलिए हमें क्या मिले, न्यू कॉम्बिनेशंस मिले। हर तरीके के जो चारों तरीके के गैमेट्स पॉसिबल थे वो चारों गैमेट्स इसमें बने। तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो सेपरेशन होता है कैरेक्टर्स के बीच में वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक हमने देखे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, उन एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करके उन्होंने जो लॉज डिराइव किए थे, 3 लॉज उन्होंने डिराइव किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा हमने देखे कुछ पोस्ट मेंडेलियन ट्रायड्स जो कि मेंडल के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, ऐसे वाले कुछ इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म्स भी हमने देखे। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हो रही थी
तो मेंडल का वर्क कंप्लीट हो गया था बाय अराउंड 1865, लेकिन 1865 के बाद में अभी टिल 1900 उन्हें कोई मेजर रिकॉग्निशन नहीं मिला। इन 1900 ब्राइस, कॉरेंस एंड शमा के 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था मेंडल्स के रिजल्ट को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के। इन्होंने वापस से ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे और उसका प्रूफ दिया। बाय दिस टाइम काफ़ी एडवांसमेंट हो चुके थे साइंस में और उसकी वजह से अच्छे माइक्रोस्कोप्स भी डेवलप हो गए थे, जिनके वजह से साइंटिस्ट केयरफुली ऑब्जर्व कर पा रहे थे सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन कैसे होता है, उसके उस टाइम पे न्यूक्लियस में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें उस टाइम तक थोड़ी क्लियर हो चुकी थी। तो उस टाइम पे साइंटिस्ट को पता चला कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन सेल के अंदर कुछ तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या होते हैं, डबल होते हैं और डिवाइड होते हैं जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। ये स्ट्रक्चर्स जो डबल और डिवाइड हो रहे हैं बिफोर सेल डिवीजन, इन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया गया, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, क्रोम मीन्स कलर्स एंड जोम्स मीन्स बॉडीज, तो दे वर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स विच मीन्स कलर्ड बॉडीज। अब इनको कलर्ड बॉडीज क्यों कहा गया, बिकॉज ये जो दिखते थे दे वर सीन ओनली आफ्टर स्टेनिंग। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and used chromosome movements to explain Mendel's law. Then दो और साइंटिस्ट थे, सटन एंड बवेरी, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है और जो जीन्स का बिहेवियर है ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्रोमोसोम्स भी हमेशा कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में, और जीन्स भी हमेशा कैसे प्रेजेंट है, पेयर्स में। तो उन्होंने बताया कि ये जो जीन का मूवमेंट होता है और जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है वो सेम होता है। अब ये जीन्स क्या होते हैं, जीन्स क्या है, ये क्रोमोसोम्स पे ही लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोम के स्मॉल सेगमेंट्स जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीन। ईच सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीन। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और वो कंप्लीट जीन पूल बनाता है। तो ये जो क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है ये भी किस तरीके से सेग्रीगेट होते हैं, उसी तरीके से सेग्रीगेट होते हैं जिस तरीके से ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। ये सारी चीज़ें स्टडी कर पाना क्यों हो पाया, क्योंकि माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुके थे। माइक्रोस्कोप के अंदर जब सेल डिवीजन देखते थे तो उस टाइम पे पता चलता था कि जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन है, जो कि हम ऑलरेडी सेल डिवीजन चैप्टर जो 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है उसमें देख चुके हैं। माइटोसिस कैसे होता है, मियोसिस कैसे होता है, देन मियोसिस में डिफरेंट फेजेस जो होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसमें क्या होता है। तो ये जो मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल। एंड एट द टाइम ऑफ एनाफेज क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं। तो ये जो सेग्रीगेशन होता है इस टाइम पे जीन्स भी सेग्रीगेट होते हैं। अब ये जो जीन्स है, जीन्स हमेशा कैसे प्रेजेंट है, पेयर्स में। तो ये जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक जीन का के 2 एलेल्स प्रेजेंट है। ये जो एलेल्स प्रेजेंट है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर, इस तरीके के जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनके सेम लोकस पे सेम जीन के एलेल्स प्रेजेंट होते हैं। द 2 important thing to remember are that chromosome as well as genes occur in pair। ये दोनों भी कैसे है, पेयर्स में प्रेजेंट है। और जो 2 एलेल्स है एक जीन के आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस साइड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की जो सिमिलर साइड्स है, आइडेंटिकल साइड्स है, वहीं पर वो जीन के दोनों एलेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हो क्या रहा था एनाफेज में, एनाफेज से जस्ट पहले की जो स्टेजेस होती है, G1 फेज, G2 फेज। G1 फेज में क्या है आप देख सकते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, कैसे प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट है। ओके, बाय द टाइम सेकेंड फेज आती है G2, ये क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आप देख सकते हैं 2 हो गए यहाँ पे इस डायग्राम में, ये जितना भी क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है ये कैसा हो गया, डबल हो गया। अब एट द टाइम ऑफ मियोसिस 1 का जो एनाफेज होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है रिकॉम्बिनेशन, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन जीन्स के बीच में यहाँ पर बताया गया है। ओके, और इस रिकॉम्बिनेशन के बाद में एनाफेज 2 में क्या होता है, ये सेपरेटली सेग्रीगेट होते हैं। नेक्स्ट फिगर में हम देख सकते हैं जो जर्म सेल्स बने आफ्टर, जब एनाफेज मियोसिस 2 का एनाफेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद होता है
टेलोफेज एंड देन फाइनली जो जर्म सेल्स होते हैं वो कंप्लीटली बन जाते हैं. जर्म सेल्स आर अवर गैमेट्स. जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? मोनोप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. सेल के अंदर क्रोमोसोम हमेशा प्रेजेंट होता है डाइप्लॉइड कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मली. लेकिन जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं उस टाइम पे क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? हैप्लॉइड. तो ये जो हैप्लॉइड सेल्स है इसमें हम देख सकते हैं कि ये दोनों जीन सेपरेटली सेग्रीगेट हुए, ये दोनों जीन सेपरेटली सेग्रीगेट हुए, ये दोनों जीन इंडिविजुअली सेग्रीगेट हुए और ये क्रोमोसोम्स इंडिविजुअली सेग्रीगेट हुए. ये सारे क्रोमोसोम्स का जो सेग्रीगेशन है ये कैसा है? इंडिपेंडेंट है. ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देख चुके हैं. अभी जो हमने इस डायग्राम में देखा वही है, द टू क्रोमोसोम पेयर्स कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. मेटाफेज में क्या होता है? ये सब सेंटर में अलाइन हो जाती है और एनाफेज में ये सेग्रीगेट होता है. तो ये सेग्रीगेट कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंटली. वो डिपेंड नहीं करता है इनका सेग्रीगेशन एक दूसरे के ऊपर. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है इनके सेग्रीगेशन की, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2. तो ये दो पॉसिबिलिटीज क्या है हम ये देखते हैं अभी. 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन. एक कैसा है? लॉन्ग ऑरेंज, ये है लॉन्ग ऑरेंज, और दूसरा कैसा है? शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम. दूसरा है लॉन्ग येलो और शॉर्ट रेड क्रोमोसोम. अभी कैसे सेग्रीगेट होते हैं? क्या करना है? हमें कंपेयर करना है. कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स. दिस इज अवर लेफ्ट कॉलम, दिस इज अवर राइट कॉलम. इन दोनों में जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है उसको हमें स्टडी करना है. यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ऑरेंज क्रोमोसोम है, ये किस क्रोमोसोम के साथ सेग्रीगेट हो रहा है? ग्रीन. ओके, ये देख सकते हैं हम, ये ऑरेंज एंड ग्रीन, ये यहाँ है, ये येलो एंड रेड. ओके, अब इसके बाद में जो जर्म सेल्स बने इन क्रोमोसोम से, तो इन जर्म सेल्स में ऑरेंज के साथ कौन सा आया है? ग्रीन. ऑरेंज के साथ आया है ग्रीन और येलो के साथ आया है रेड. वहीं पे जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है उसमें ऑरेंज के साथ कौन सा आ रहा है? रेड. ओके, और येलो के साथ कौन सा आ रहा है? ग्रीन. यहाँ पर क्या था? ऑरेंज एंड ग्रीन. यहाँ पर कौन सा है? ऑरेंज एंड रेड. मतलब दोनों भी पॉसिबिलिटीज इक्वल है. दोनों के भी सेपरेट होने के चांसेस कैसे है? 50-50%. मतलब किसी भी पॉसिबिलिटी को ऑकर होने से हम रोक नहीं सकते. कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. और इसी को किस तरीके से मेंशन किया गया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इनका जो सेग्रीगेशन है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता. तो सटन एंड बवेरी ने क्या बताया था? दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड. उन्होंने बताया था जब ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं तो इस क्रोमोसोम के ऊपर के जो जीन्स है वो भी उन्हीं के साथ में सेग्रीगेट होंगे. तो जिस तरीके से क्रोमोसोम्स बिहेव करेंगे उसी तरीके से जीन्स बिहेव करेंगे. जो हमने इनिशियल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के स्टेटमेंट्स में देखा है, उन्होंने क्या बताया कि जीन का बिहेवियर इज सिमिलर टू क्रोमोसोम का बिहेवियर. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है? क्रोमोसोम पे. और इनके एलेल्स कहाँ पे लोकेटेड है? हर एक जीन के 2 एलेल्स लोकेटेड है. वो कहाँ पे है? 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के आइडेंटिकल लोकस पर. तो जब ये सेपरेट हो गए तो एलेल्स भी क्या होता है? सेपरेट. इसका मतलब सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स इज कैरीड आउट बाय द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम. जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तब उन्हीं के साथ में उनके जो पेयर ऑफ जीन्स है वो भी सेपरेट होते हैं. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the theory of chromosomal theory of inheritance. तो सटन ने क्या बताया कि ये उन्होंने इन दोनों चीज़ों को क्या किया? कंबाइन कर दिया कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन और मेंडेलियन प्रिंसिपल्स. मेंडेलियन प्रिंसिपल में क्या बताया गया था? फैक्टर्स का, दैट इज जीन्स का सेग्रीगेशन. और
ये कैसा है, सिमिलर है। और इस सिमिलैरिटी को उन्होंने क्या बताया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जिस तरीके से मेंडल ने बताया था कि जीन सेग्रीगेट होते हैं, उसी तरीके से क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट होते हैं, दोनों सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।